और तक रक्त चरित्र की तृणमूल कांग्रेस नहीं तालिबानी कांग्रेस हो गई। पूरी कॉन्स्पिरेंसी है, षड्यंत्र है और ममता जी इन षड्यंत्रकारियों को प्रोटेक्शन देती है। आप उनके मातम को जश्न कहते हैं, ये ठग की बात है। तस्लीम रवानी किसके मातम को जश्न कह रहे हैं? आपके तो एक ट्वीट ना हो सका, आपने तो लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली थी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम के विधायक थे। अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी शामिल हो जाएंगे तो बाजार में उनको फांसी से लटका दिया जाएगा और उसको टीएमसी का प्रवक्ता या जस्टिफाई करेगा। शर्म की बात है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और ये देश है हमारे में आज हम बात करेंगे देश के उन सपूतों की जो देश के लोकतंत्र के लिए तिरंगा उठाए खड़े हैं, लेकिन उन्हें मार दिया गया। ना सिर्फ उन्हें मारा, उनके परिवारों को मार दिया गया। आज ये देश है हमारा में बात होगी बंगाल से लेकर कश्मीर तक रक्त चरित्र की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, एमएलए की हत्या की। तीन तस्वीरें, क्रूरता की तीन अलग अलग कहानियां, लेकिन निशाना सिर्फ एक, भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत आज की घटना से करते हैं। बारामूला में बीजेपी नेता मेराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया गया। मेराजुद्दीन सड़क पर पैदल जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोग कार में उन्हें ले गए। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिशियंस है या जो यहाँ के कार्यकर्ता है, उन पे खुद एक रिव्यू लेके जो सिक्योरिटी उनको डिजर्व करते वो उनको मिलनी चाहिए। जो परसों वाकया हुआ, जो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जो हमारे 3 कार्यकर्ताओं को शहीद किया गया एक ही फैमिली से, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी को सीरियस होना चाहिए। इसी महीने की शुरुआत में बांदीपुरा के स्थानीय बीजेपी नेता शेख वसीम बारी को गोलियों से छलनी कर मार दिया गया। फायरिंग में शेख वसीम के पिता और भाई की भी मौत हो गई थी। सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि कश्मीर में बीजेपी नेताओं के प्रति इतनी नफरत दिखाई जा रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ कश्मीर का नहीं। बंगाल से आई ये तस्वीर भी इतनी दर्दनाक है कि हम उसे पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की रिजर्व सीट हेमताबाद से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे का शव उनके गांव के ही एक बाजार में लटका हुआ मिला। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह हत्या टीएमसी ने करवाई है, लेकिन इसे आत्महत्या साबित करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राजद राज्य हो गया है मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, और इस सरकार को एक मिनट के लिए भी वहां पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए विधानसभा भंग करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन के साथ टीएमसी के दल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक चिट्ठी भी राष्ट्रपति को सौंपी। खबर है कि चिट्ठी में विधायक की मौत पर शुरुआती जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। और अब विश्लेषण, आखिरकार विश्लेषण उस बात का कि बीजेपी के खिलाफ रक्त चरित्र क्यों, 370 हत्थे से कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ बौखलाहट। पॉइंट नंबर 2, कश्मीर में असली लोकतंत्र से बेचैन हुए हैं लगातार आतंकवादी। हिंसा के जरिए लोगों को बीजेपी से दूर रखने की कोशिश, ये कश्मीर से लेकर बंगाल तक है। मैं बढ़ता हूं आगे। बंगाल में सियासी वर्चस्व की लड़ाई में खून की होली। आप सोचिए, एक विधायक को, मौजूदा विधायक को जान से मार दिया जाए, उसकी हत्या हो जाए जैसा बीजेपी का आरोप है, और उसके शव को लटका दिया जाए बाजार के अंदर। संदेश क्या देने का प्रयास है? मैं बढ़ता हूं। ममता बनर्जी को ना कांग्रेस से खतरा है, ना ही लेफ्ट से खतरा है, तो भारतीय जनता पार्टी से, जिसने 18 सीटें जीती लोकसभा में, और उसी लोकसभा चुनाव के अंदर अमित शाह के काफिले पे पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। कश्मीर से बंगाल तक नेताओं की हत्या कर बीजेपी से दूर रहने का ये क्या बड़ा संदेश है? इस बहस को मैं ओपन करता हूं। क्या एक मैसेज है
कश्मीर से लेकर बंगाल तक की बीजेपी में के साथ अगर जुड़ोगे तो हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। आज मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन जुड़ रहे हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ ललित अंबरदार हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता खालिद अब्दुल्ला साहब हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं माजिद हैदरी सीधा कश्मीर से। शाहनवाज हुसैन, मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या संदेश बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, अध्यक्ष तक, क्या संदेश देना चाह रहा है बंगाल, क्या संदेश देना चाह रहा है कश्मीर में जो कुछ हुआ है? अमीश देवगन जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिस तरह कश्मीर में और बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, कम से कम आपने इस पर चर्चा रखी। लेकिन बंगाल के अंदर भी जो लोग ये समझ रहे हैं, खासकर जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं तालिबानी कांग्रेस हो गई। जिस तरह तालिबान के लोग मारकर चौराहे पर टांग देते थे, उसी तरह हमारे वर्कर की पहले भी पोल से टांग कर हत्या हुई। एक सिटिंग एमएलए का मारकर उसकी हत्या करके ममता बनर्जी की सरकार उसको आत्महत्या बता रही है। भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। हमारे बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रपति जी से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर ममता जी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दबा सकती हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हम लोग संघर्ष करके जनता के हित की आवाज को उठाते रहेंगे। और वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी में बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए। धारा 370 समाप्त हुई, जश्न मना और पूरी घाटी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के साथ खड़ी। यह आतंकवादियों के आंख में चुभ रहा है। वो अब जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर रहे हैं। वो वसीम बारी हमारा कार्यकर्ता था, हमारा जिला अध्यक्ष था, और उसकी जिस तरह हत्या की, उसके परिवार में अब सिर्फ उनकी पत्नी और 2 बच्चे रह गए। उनके परिवार में उनके बड़े भाई, 2 भाई थे, दोनों भाई और पिता की हत्या दरवाजे पर कर दी। हमारे अभी एक वर्कर को किडनैप कर लिया। ये लोग अगर सोचते हैं, जो लोग अमीश देवगन आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको कड़ी चेतावनी देता हूं, ऐसे आतंकियों को, तुम्हारी गिदड़ भपकी से हम डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब घाटी में भी दिल्ली पुलिस के मेरे सूत्र कहते हैं कि धमकी तो आपको भी मिल रही है लगातार। देखिए, मैं ऐसी धमकी चमकियों से डरता नहीं हूं। मुझे धमकी देने वालों की खबर जहां मुझे देनी थी वहां दे दी, और निर्भीक होकर, निडर होकर भारतीय जनता पार्टी में काम क्या धमकी? मैं जानना चाह रहा हूं आपको धमकी क्या मिली है? देखिए, जो ऐसी ताकत है, जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग जब काम करते हैं तो उनके आंखों में जो चुभता है, ऐसे अलगाववादी, कट्टरपंथी, ऐसे अलग अलग सोच के कट्टरपंथी, उन कट्टरपंथियों को साफ संदेश देना चाहता हूं। बीजेपी में जो कार्यकर्ता आता है वो किसी की धमकी चमकी से डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं हूं। कट्टरपंथियों का काम नहीं है धमकी करना, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और मैं बढ़ता हूं आगे। मेरे साथ खालिद अब्दुल्ला है। खालिद अब्दुल्ला, जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट क्यों थी? ये उन्हीं लोगों के एजेंट होंगे। कौन है, परिचय दिलाइए पहले, कौन है ये नया खालिद अब्दुल्ला, और कौन है? आप सवाल का जवाब दीजिएगा और लगातार मत भूलिएगा, क्योंकि शिकायत ये कि आप लगातार बोलते हैं, बाकी पैनलिस्ट को भी मौका दीजिएगा। खालिद अब्दुल्ला साहब, लाए हैं ये, आवाज मिल रही है ना आपको? एक सेकंड। खालिद अब्दुल्ला जी बताइए, ये मुस्कुराहट क्यों है आपके चेहरे पे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये मालूम नहीं और सभ्यता से बाहर हटकर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक पैनलिस्ट और बैठा हुआ उसको बोले ये कौन है, कहां से आया, कैसे आया? अरे कौन है भाई, पूछ के बताना होगा, इनको पूछ के मेरा परिचय दे दिया। ये कौन है? परिचय कौन है आपको? ये आतंकवादियों के परिचय ये मुस्कुराने वाला कौन है?
कौन है आतंकवादियों की हरकत पर आपको मुस्कुराने परिचय वाला? देने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों आप की बीच में हरकत क्यों बोल रहे हैं? कौन आपके व्यक्ति बीच में लेकर बोला पकड़ के ले नहीं। आते हैं अगर भाई? आपको बीच कौन में है बोलने ये? की जरूरत अरे है ये तो कौन है? सबसे इसका बड़ा परिचय तो दो, आतंकवाद कौन आप है है। यार? कन्याकुमारी डिबेट से तो लेके करें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से मुसलमानों से नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसी में एक शामिल है आपका नाम, जो आप बार बार कह रहे हैं। कौन है? नफरत मैं करने आपसे वाला कहना चाहूंगा अमित जी, अलगाववादी है, आप कौन है ये? बहुत बड़े नफरतबाज आदमी हो। आप अलगाववादी का लीडर आप हो, नफरतबाज आप हो। आपका ही काम नफरत करने का है, मेरा काम, मेरा पैगाम मोहब्बत भेजने का है। आप समझ लो, आपको पैगाम नफरत का मालूम है, मेरा पैगाम मोहब्बत का है। इसलिए मैं आप हमारे लोगों से बात कार्यकर्ता और मुंह वहां नहीं लगाना शहीद हो रहे चाहता हैं हूं। और तुम हमारे कार्यकर्ता के शहादत पर नरेंद्र मोदी बेशर्मी आपके से मुस्कुरा कार्यकर्ता रहे ने, हो। अमित शर्म आनी जी, चाहिए। ये आपने हमारे कहा था कार्यकर्ता की कि ये शहादत भारतीय पे जनता मुस्कुरा पार्टी रहे के हो। विधायक है। ये भारतीय मुस्कुरा रहे जनता हो। पार्टी के विधायक नहीं थे, ये फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम के विधायक थे। इनको ये भी नहीं, ये मालूम नहीं है। बीजेपी में शामिल हो गए, इसको भारतीय पता जनता नहीं। पार्टी के इसकी प्रवक्ता को नॉलेज ये कम मालूम है, है, कौन आदमी ये है? मालूम नहीं है। इसकी नॉलेज नहीं अभी है, भी वो बीजेपी में खालिद शामिल है। अब्दुल्ला, अभी भी आप तो विधायक है। आप टीएमसी के आप CPM टीएमसी के वरिष्ठ आज नेताओं में से एक है। विधानसभा में आपको उनका एक नाम सेकंड चार बात CPM खालिद से लिखा गया। खालिद 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 अब्दुल्ला CPM खालिद CPM अब्दुल्ला आप टीएमसी के आज भी लिखा टीएमसी जाता के है। नेताओं में से ये वरिष्ठ नेताओं में से एक है। सुनिए बात, खालिद नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने बोला कि आपको जानकारी नहीं है, ये विधायक 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब ये बीजेपी के विधायक थे, अब ये बीजेपी के नुमाइंदे थे वहां पर। क्या है, कौन वक्ता है, मुझे मालूम नहीं है। तो पूरे तौर से ये डिस्टर्ब किए हैं। ये मेरे ये बीच में कौन वक्ता है? ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। आपको पता नहीं कौन वक्ता है बीजेपी के? कैबिनेट फॉर्मर होते हैं, फॉर्मर कैबिनेट फॉर्मर होते हैं। अभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, अभी एक कार्यकर्ता के रूप में मैं मानता हूं। फॉर्मर हमेशा फॉर्मर होता है, कभी बीजेपी का नहीं होता। कैबिनेट मिनिस्टर भी कार्यकर्ता होता है, तुम लोगों की तरह नेता नहीं होता। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता मारकर हमारे वर्कर को लटकाओगे और यहाँ बेशर्मी से बोलोगे, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है। हम लोग कार्यकर्ता अरे हैं। आप तमीज तो हम लोग आपको गर्व सीखनी से चाहिए। कहते हैं कार्यकर्ता हैं। आपको तमीज सीखनी चाहिए। आप तुम में उतर गए हो, आप तुम में उतर गए हो। अगर आपको सभ्यता मालूम नहीं है तो हमारा आपको विधायक पहले मारा सभ्यता जाएगा सीख के आना और चाहिए। हमारे विधायक के मारने पर मुस्कुराओगे। आपका विधायक नहीं है, विधायक के मारने आपका पर विधायक एक मैं विधायक समझता के मारे विधानसभा में अभी भी एक वो विधायक के मारे जाने पर सीपीएम के नाम से विधानसभा उसको में मुस्कुराने का तो मार देंगे। सीपीएम का विधायक को सवाल की बात कर रहे हैं आप? सीपीएम के नाम से विधानसभा में क्या आप बोल रहे हैं खालिद अब्दुल्ला? लेकिन मैं इसकी निंदा खालिद अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज एक सेकंड रुकिए। शाहनवाज एक सेकंड शाहनवाज जी एक सेकंड। खालिद अब्दुल्ला खालिद जी और ऑडियो डाउन करिए। शाहनवाज मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, खालिद अब्दुल्ला आपका भी ऑडियो डाउन कर रहा हूं। खालिद अब्दुल्ला आपने क्या बोला? वो आपके विधायक नहीं है, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक है। हालांकि वो 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपकी जानकारी में दुरुस्त कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2, शामिल हो वो गए फॉरवर्ड ब्लॉक के भी विधायक है। सुनिए बात सुनिए, बीच में मत बोलिए खालिद भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप बीच में मत बोलिए। अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी शामिल हो जाएंगे तो बाजार में उनको फांसी से लटका दिया जाएगा और उसको टीएमसी का प्रवक्ता या जस्टिफाई करेगा। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और शर्म की बात उन लोगों के लिए भी है जो चुप है इसके ऊपर, जो चुप है इस पूरी बात। आप क्या करें, वो फॉरवर्ड ब्लॉक का भी विधायक है तो उसको गले से पकड़ के लटका देंगे आप लोग और उस बात को जस्टिफाई करेंगे। मैं घोर निंदा करता हूं। मैं शाहनवाज हुसैन आपने 14 मिनट बात निंदा, 12 मिनट तक जस्टिफाई करते रहे। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। किसी की भी हत्या हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हो, मैं हमेशा निंदा करता हूं। ये निंदा करने की बात है। वसीम बारी की हत्या हुई, वो एमएलए की हत्या हुई, ये मुस्कुरा रहे थे। मैं किसी की हत्या पे मुस्कुरा नहीं रहा हूं, मैं आपकी भाषण पे मुस्कुरा रहा हूं। आपकी भाषण आपकी वक्तों पे आपके मुस्कुराहट मिलती है मुझे। क्यों आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वसीम बारी की हत्या हुई, कौन आ गया, आतंकवादी ने हत्या कर दी, इसके लिए मैं बेशर्मी के साथ ये मुस्कुरा रहे थे। बताइए, इतना भी दो शर्म तो आपको लगनी चाहिए, शर्म आपको लगनी चाहिए। मुस्कुरा क्या रहा था। आप झूठ बोल रहे हैं? मैं अब बाकी नेताओं को लेकर आता हूं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं। अवनीश अवस्थी, आपने अभी देखा जो कुछ हुआ आपके सामने। शाहनवाज हुसैन, जिनकी पार्टी एक परिवार होती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, पार्टी एक परिवार होती
बीजेपी परिवार के चार लोगों को अगर मौत के घाट उतार दिया जाए, एक एमएलए, एक वासीम बारीक, उनके पिता, उनके बड़े भाई, एक अगवा हो जाए और उसके बाद सामने वाला व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराए और कहे ये तू तलाक की बात कर रहा है, मैं इनकी बात पे बहुत गुस्सा हूं। बंगाल से लेकर कश्मीर तक संदेश क्या देना चाहते हैं? अमीश बड़ी साफ सी बात है। पहले तो इन्होंने कहा कि वो बीजेपी का विधायक नहीं था, तो आप क्यों बोल रहे हो? ये तो इनकी समझ है भारतीय राजनीति की और संविधान की। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ है जी। अरे भैया, वसीम बारी मुसलमान ही थे, कश्मीरी थे। आज जिसका एब्डक्शन हुआ है वो भी मुसलमान है। मालूम नहीं है हिंदू मुसलमान कहते हो, मीडिया करता, सबसे पहले तुमने आके किया यहां पे कि हिंदू है या मुसलमान है। ये किसके दिमाग में भर दिया तुमने? अवस्थी जी, आप कहाँ इनके ट्रैप में फंस जाते हो? मीडिया, और अरे मीडिया के चक्कर में ये दिन रात खुद ही हिंदू मुसलमान सब लोग कर दिया। मैं अमीश देवगन, मुझे हैरत तो हो रही है, वो जो मंडी हाउस पे रोज संविधान बचाओ मोमबत्ती गैंग 5-7 लोग इकट्ठे होकर के मोमबत्ती जलाने पहुंच जाते थे, में घुस गया है। जिसके अगुआ ये कभी रहमानी साहब होते थे, कभी कोई और होते थे। इनको इन हत्याओं पर कहीं कोई लोकतंत्र पर आंच नजर नहीं आती। कैन यू इमेजिन? भारतीय लोकतंत्र में ये अपने आप में अजूबी घटना है कि कोई अगर लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो नॉमिनेशन करने नहीं जा सकता। हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है ऑनलाइन नॉमिनेशन कर दो। ये हालत बंगाल की है इस समय। त्रिपुरा में बताइए, बंगाल की हालत ये है। 66% और हैरत होती है कि कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है? कोई सरे बाजार आत्महत्या करता है क्या? की सरकार क्या क्यों करेगा कोई विधायक आत्महत्या? खालिद अब्दुल्ला को विधायक आत्महत्या क्यों करेगा? कौन बोल रहा है ये बीच में भाई? आपके बीच में बोला था क्या मैं? और मैं आप बोल रहा हूं और पता नहीं और कोई आप कहो तो मैं माननीय, आदरणीय, सम्माननीय क्या शब्द लगाऊं आपके लिए? आप सम्माननीय हैं तो कम से कम दूसरों के बीच में न बोलने की समझ तो रख लो, इतनी समझ तो रख लो, इतनी तमीज रख लो कि दूसरों के बीच में एक एक करके बोलने को दूसरों के बीच में नहीं बोला जाता, दूसरों के बीच में नहीं बोला जाता। आपका नाम मत बोलिए खालिद अब्दुल्ला, आप अपनी तमीज अपने पास रखो। आप कम से कम उनकी उम्र का लिहाज कर लीजिए। प्रोफेसर अब्रिजेश अवस्थी की उनके सफेद बालों का लिहाज कर लीजिए। आप कह रहे हैं अपनी तमीज अपने पास रखो। डिबेट करने के लिए या उम्र के लिहाज? मुझे कोई लिहाज नहीं चाहिए, लेकिन हैरत की बात है कि पश्चिम बंगाल हो, कश्मीर हो और केरल हो, यहाँ पर राजनीतिक हत्याओं का विरोध, राजनीतिक हत्याएं चूंकि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की होती है, इसलिए वहां संविधान खतरे में नहीं है। ये ऐसा अजीब है जहां का पुलिस कमिश्नर के ठीक है, अभिजीत अवस्थी, आपने एक ब्रॉडर सवाल रखा, आपने एक ब्रॉडर सवाल रखा, महत्वपूर्ण सवाल रखा। अब मुझे खालिद जी के पास जाना चाहिए। रहमानी साहब से भी आपने कुछ पूछा, मैं रहमानी साहब के पास जाऊंगा। खालिद, मेरा निवेदन है कि आप अपनी टर्न पे बोलें, सबके बीच में ना बोलें। खालिद, एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र बंगाल में खतरे में नहीं है? आप कह रहे हैं कि आत्महत्या हो गई, आपने एकदम फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया, ये आत्महत्या है। एक विधायक आत्महत्या क्यों करेगा? सुसाइड क्यों करेगा? फैसला नहीं है। और सरे बाजार करेगा सुसाइड? ये मेरा फैसला नहीं है, ये मेरा फैसला नहीं है। पोस्टमार्टम होने के बाद ये शुरुआती जो आया है रिपोर्ट, उसका मैं बता रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी हत्या और आत्महत्या की मैं निंदा करता हूं। मैं कोई भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, मैं उस पर घोर निंदा करता हूं। निंदा? आप तो मुस्कुरा रहे थे, निंदा क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैं मुस्कुराऊं नहीं तो मैं बैठ के रहूं? मैं रहूं किसी की हत्या पे कैसे कोई मुस्कुरा सकता है? बाकी भी 4 पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, ललित अमर साहब तो नहीं मुस्कुरा। यहाँ पे बैठ के रहूं और आप फिर कहते हैं कि यहाँ पे उम्र के लिहाज करने बैठा हो या डिबेट करने बैठा हो? मुझे बताओ। तो फिर दूसरे को गाली दे दीजिए, तो मैं डिबेट करूंगा। आपने बोला ये, आपने तू तड़ाक बोला अभिजीत अवस्थी थे, तब मैंने बोला कम से कम उनके सफेद बालों का तो लिहाज कर लीजिए। मैं कभी नहीं कहा अमीश देवगन जी, मैं कभी तू तड़ाक नहीं कहा। पहले भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता बोले तब मैं उस पर आया हूं, और ये आपके उसके दूसरे प्रवक्ता जब शुरू किया तब मैं उनसे कहा कि तू तड़ाकता मुझे क्यों कर रहे हो आप? एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड है, ये तू तड़ाक देखिए, जिसके परिवार के 4 सदस्य चले गए हो, आप वो जो व्यथा बता रहे होंगे, अगर आप किसी के घर पे अफसोस करने जाते हैं, किसी के घर अफसोस करके करने गए होंगे, आपकी उम्र काफी है, गए होंगे, तो वहां मुस्कुरा के बैठा तो नहीं जाता।
आपका दुश्मन भी हो तो वहां मुस्कुरा के बैठा जाता है। किसी के मैयत में गए खालिद भाई तो वहां पे मुस्कुरा रहे थे, ऐसा कब हुआ? किसी के मैयत में कोई मुस्कुराता है क्या? चेहरे से आप अगर समझ में आता है, मेरी चेहरे अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं, देखिए लगता है कि मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो मैं हमेशा मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है। मेरे किसी की मौत पे नहीं मुस्कुरा सकता ना, रोया हुआ अपनी चेहरा तारीफ कर रहा है, मनुष्यत नहीं, किसी की मौत पे नहीं मुस्कुरा सकता ना ये चेहरा। टीएमसी अगर बीजेपी का एमएलए वहां मारा जाएगा, उससे मुस्कुराएगी तो जनता को क्या संदेश जाएगा? बंगाल क्या समझेगा? देश क्या समझेगा? जरा जवाब देने दीजिए। आप समझेंगे कि मैं मुस्कुरा रहा हूं? पब्लिक आपकी फोटो खींच के ट्वीट कर रही है। इसी तरह का मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे। मौतों पे मुस्कुराया नहीं जाता। मैं खुद कहता हूं कि ये घोर निंदा है। मैं खुद कहता हूं कि आत्महत्या हो या हत्या हो, मैं किसी को इस पे नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा, जवाब देने दीजिए। कोई भी शाहनवाज जी एक सेकंड। कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ऑनलाइन। कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है। अभी मेरे साथ टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता है शाहनवाज हुसैन, जब बहुत व्यथित थे, दुखी थे, वो कह रहे थे हमारे परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया, कश्मीर से लेकर बंगाल तक, तब वो मुस्कुरा रहे थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मुस्कुराने, टीएमसी के नेता से, कि आपको मुस्कुराने की क्या वजह है, उन्होंने बोला मैं रोऊं क्या, मैं तो हमेशा मुस्कुराता हूं। किसी की मैयत में कोई अगर गुजर जाता है तो वहां जाके मुस्कुराया नहीं जाता। कैलाश जी, देखिए, ये मौत के सौदागर हैं और ये हत्या करना और हत्या करके खून करके हाथ में नहीं धोना, ये टीएमसी का कल्चर पश्चिम बंगाल में बन गया है। मैं लगभग 5 साल से प्रभारी हूँ। इन 5 वर्षों में हमने 105 कार्यकर्ताओं को खोया है। कम से कम 1,500 कार्यकर्ता हमारे विकलांग हो गए। किसी की आंख चली गई, किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया, और लगभग 3,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे जेलों के अंदर झूठे अपराध में बंद हैं। टीएमसी के आपस में लोग झगड़ते हैं, मर्डर हो जाता है, और टीएमसी के गुंडे हैं और नाम बीजेपी के कार्यकर्ता कहा जाता है और उसको जेल में बंद कर देते, 302 में, 307 में, एनडीपीएस में, और कुछ नहीं तो अफीम रख देते हैं घर में। ये वहाँ चल रहा है और ये एक जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं ये हिंसा बढ़ती लेकिन जांच, लेकिन जो पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक जांच करी है वो कह रही है कि ये आत्महत्या है देवेंद्र नाथ वाले मामले में। वो तो बिना जांच के ही सुजीत कुमार जो एसपी है उन्होंने पहले ही कह दिया था 11 बजे ही, जबकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था उसके पहले उन्होंने कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि किसी प्रदेश की नौकरशाही का राजनीतिकरण होता है वो तो समझ में आता है, पर अपराधीकरण हो जाए और अपराधियों के साथ हत्या करके फिर उनको बचाने के लिए पुलिस लग जाए और ऊपर से सरकार उसको मदद करें, ये बंगाल में हो रहा है। और इसीलिए अब हमने पहली बार कहा है कि वहां धारा 356 लगना चाहिए, यह सरकार भंग होना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो ही वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, नहीं तो वहां डेमोक्रेसी की रोज हत्या हो रही है। डेमोक्रेसी वहां पर सूली पर चढ़ी हुई है और इसलिए अगर जो प्रजातंत्र के रक्षक है, जो इस देश में प्रजातंत्र चाहते हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं से व्यथित हैं। और मैं समझता हूं कि ये आतंक की राजनीति, ये भय के आतंक की राजनीति जिस प्रकार ममता जी कर रही है, यह प्रदेश की जनता भी समझ रही है और हमारे कार्यकर्ता बहादुरी के साथ वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि बंगाल को बचाना मतलब देश को बचाना, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल, बंगाल से लेकर कश्मीर तक बीजेपी के कार्यकर्ता निशाने पर हैं। अभी हमने कश्मीर में देखा वासिम बारी और उनके परिवार को मिटा दिया गया, उनके भाई को, उनके पिता को, दोनों को रौंद दिया गया, उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया, आतंकवादियों ने करा। आप बंगाल में और कश्मीर में सिमिलैरिटी देखते हैं? कि कुछ सिमिलरिटी है। मैं इस बात को, बंगाल में जो हत्याएं हो रही है, त्रिपुरा में जो हत्याएं हो रही है और केरल में जो हत्याएं हुई, उसमें काफी सिमिलरिटी है। उसका कारण मैं बताऊं आपको कि यहां पर सीपीएम, जहां पर सीपीएम का राज रहा है, वहां हिंसा का तरीका यही होता है। त्रिपुरा में भी हम देखते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को लटका देते थे जिस समय वहां पर सीपीएम की सरकार थी। केरल में बिल्कुल यही होता था
और बंगाल में भी सीपीएम के होने के कारण यहाँ पर सीपीएम ने लगातार राज किया, वही परंपरा ममता जी ने भी प्रारंभ कर दी है। तो ये जो माओवादी हिंसा और डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं और इस प्रकार का जो कल्चर है, ये मैंने 3 राज्यों में देखा है। जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार का आतंकवाद है, वहां पर पाकिस्तान लेकिन निशाने पर बीजेपी है, वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगवा किया जा रहा है। जो तिरंगा उठाते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वासिम बारी जैसे लोग, उनको मार दिया जाता है। बंगाल के अंदर बीजेपी के एमएलए को सड़क पर लटका दिया जाता है और उससे आत्महत्या बता दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जिसकी हत्या हुई है, आप यदि वहां के, अभी मैं डॉक्यूमेंट, अभी मैंने ट्वीट किया है, पूरे डॉक्यूमेंट मंगाए मैंने, पुलिस ने उसमें 302 का मुकदमा कायम किया है। कल होम सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि ये आत्महत्या है। ममता जी ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है कि आत्महत्या है, तो आत्महत्या का मुकदमा कायम करना था। आप कितना कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मुकदमा कायम किया है 302 का और कह रहे हैं आप आत्महत्या। इसका मतलब है कि पूरी कॉन्स्पिरेंसी है, षड्यंत्र है और ममता जी इन षड्यंत्रकारियों को प्रोटेक्शन देती है क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जमीन खिसक गई है, जनता मेरे साथ नहीं है। जनता नहीं होने के कारण वो डर, भय और आतंक फैलाकर। कैलाश जी, बिल्कुल संक्षेप में, समय में खत्म हो रहा है मेरा, कि हिंसा आप लोग भी करते हैं, बीजेपी भी हिंसा करती है। देखिए, बीजेपी का कहीं चरित्र नहीं रहा हिंसा का। हम आज देश के अंदर हैं, हम अनेक राज्यों के अंदर हैं, कहीं पर आपको हिंसा दिखाई देती है? बीजेपी का कभी हिंसा पे विश्वास ही नहीं रहा। हम डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं और हमने प्रजातांत्रिक तरीके से ही वहां पर आंदोलन किया है। हमारा प्रजातंत्र पे इस विश्वास है और इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और सब जानते हैं बीजेपी को इन लोगों के प्रमाण पत्र की, टीएमसी के लोगों के प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमने अटल जी, अडवाणी जी और अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और इसलिए हमें इनके प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, खासतौर पर आज जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। ये देश है हमारा में वक्त है एक अंतराल का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ये देश है हमारा का ये जोरदार एडिशन। बंगाल में सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। बंगाल में सरकार पूरी तरह से आतंक फैलाए हुए है। खालिद अब्दुल्ला, आतंक किसने बनाया बंगाल के अंदर? सरकार किसकी है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, बंगाल में सरकार किसकी है? बंगाल में सरकार टीएमसी की है और टीएमसी के राज में एक विधायक को गले से लटका दिया जाता है। टीएमसी का सीनियर नेता आके कहता है, तो क्या हो गया फिर इसके अंदर?